नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस सुरेश एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9वीं में। हम लोगों ने हमारी पिछली तासिका में देखा था कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी की कई सारी अच्छी आदतें और अच्छी बातों को हमारे साथ साझा किया हुआ था। किस तरीके से उनके पिताजी समय की पाबंदी को कितने अपने जीवन में लागू करते थे, अच्छी लिखावट, सही हिसाब किताब, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ या सहकर्मियों के साथ उनकी जो सहकार्यता की भावना थी वह भावना भी हम लोगों को देखने को मिली। साथ ही साथ उन्होंने अपने पिताजी के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और उसके अंदर की सादगी को भी हम लोगों को दर्शाया था। उन्हें धर्मनिरपेक्षता यानी वे हर धर्म को एक समान मानते थे। हिंदू मुस्लिम झगड़े के वक्त उन्होंने लोगों को किस तरीके से समझ दी थी, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली थी। वे पूजा के समय किस तरीके से रामचरितमानस का और गीता का पाठ किया करते थे, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली थी। अब हम देखते हैं आगे बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें हरिवंश राय बच्चन जी अपने पिताजी की कौन सी यादों को हमारे साथ बांटने का प्रयास करते हैं। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस में वे बहा करते थे। तो जब भी हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी गीता पढ़ते थे तो गीता वे मन ही मन पढ़ते थे। शायद चिंतन करना या उस पर विचार करना यह उनका मूल उद्देश्य होगा, लेकिन जब वे मानस का पठन किया करते थे तो वह स्वस्वर मानो उसमें बहते हो, बिना देखे बिना पढ़े उसे उनकी मुंह जबानी वो याद था। इस तरीके से वे रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। संस्कृत जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा उन्हें इतनी अवगत नहीं थी, उससे वे इतने परिचित नहीं थे। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। अब रामचरितमानस में जितने भी संस्कृत के अंश हुआ करते थे, श्लोक या कोई बात हुआ करती थी, वे उसे बड़ी स्पष्टता से और उनका उच्चारण सही तरीके से पढ़ा करते थे। लेकिन उन्हें संस्कृत अवधि उन्हें ज्यादा अच्छी लगती थी संस्कृत से। संस्कृत पढ़ने में, बोलने में, उच्चारण करने में बड़ी कठिन होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग आम जिंदगी में नहीं करते हैं। इस कारण शायद वो हम लोगों को इतनी कठिन लगती है। कविता स्वस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। तो आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते कविता का पाठ करना या कविता स्वस्वर बोलना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। ब्रज और अवधि की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। आगे भी कहते कि ब्रज भाषा और अवधि भाषा में लिखी गई जो कविता है उन कविताओं को वे कई घंटों तक पढ़ सकते हैं। ब्रज जो ब्रिज में या उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, अवधि और ब्रज दोनों ही उपभाषा है, बोली भाषाएं है। लोग उनका कई अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया करते हैं। मानस का तो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। तो आगे जो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी के साथ मानस का कई बार पाठ किया है, इसीलिए वे मानस जो है रामचरितमानस है बिना देखे पढ़ सकते हैं। उन्हें वो पूरी तरीके से स्मरण है, पूरी तरीके से याद है, और वे बिना रुके स्वस्वर मन में नहीं तो मुख से बोलते हुए उसका उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूं तो भी मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली यानी जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा वैसी भाषा। वे कहते कि वे घंटे भर भी पढ़ रहे तो उनकी जीभ ऐंठने लगती है, उन्हें वो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। शायद शब्दों का उच्चारण करना उन्हें ज्यादा कठिन लगता होगा, इसलिए उनकी जबान ऐंठ जाती है। संस्कृत हमारे लिए वैसी ही है। संस्कृत का अगर थोड़ा सा हिस्सा भी आप पढ़ो तो आपको बड़ा कठिन लगने लगेगा। टंग ट्विस्टर जिसे आप कहते थे कि नहीं, यानी उनका उच्चारण जो होता है उच्चारण बड़ा कठिन होता है, इसलिए ज्यादा देर तक पढ़ने पर हमारी जो जबान होती है जबान ऐंठ जाती है या हम उनका उच्चारण अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन
उर्दू के साथ उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उर्दू वो कितनी भी देर तक पढ़े या बोले, लेकिन उनकी जबान के अंदर की जो स्पष्टता थी वो स्पष्टता कायम रहती थी। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस के सूक्ष्म शिराओं को कभी छुआ है। तो खड़ी बोली की कविता के बारे में वे कहते हुए खेद होता है, दुख होता है कि उन्होंने जो मानस की सूक्ष्म शिराओं का मतलब होता है का जो हिस्सा होता है उसे शिरा भी हम कहते हैं, तो उस तक उसने छुआ भी नहीं, ऐसा उनका कहना है। वह जीवन की उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक लगती है। तो उन्हें लगता है कि जो कविता है, कविता जीवन से उठी हुई कम है, यानी उससे उन कविताओं में जीवन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो कोश है, कोश का मतलब होता है डिक्शनरी से उठाए गए शब्दों का इस्तेमाल उसमें ज्यादा किए गए, लेकिन उन शब्दों का अर्थ जीवन में इतना सही तरीके से नहीं लगता है, ऐसा उनका मानना है। कारणों पर यहाँ न जाओ, तो वे कारण नहीं दिखाना चाहते, उन बातों को दर्शाना नहीं चाहते हैं। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते, उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर लेती। तो लेखक के पिताजी 8 बजे तक पूजा किया करते थे, 8 साढ़े 8 बजे तक पूजा किया करते थे। तब तक उनकी माताजी उनके लिए खाना बना देती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहनकर 9 बजते तक दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। वे रसोई घर में बैठकर ही भोजन करते थे। भोजन करने के बाद अपना यूनिफॉर्म, जो पोशाक उन्होंने बनाई थी, वो पोशाक पहन लेते थे और 9 बजे तक वे अपने दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए वहां से निकल जाते थे। किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का वक्त भी उनके पास नहीं था। कई बार, मतलब हर बार नहीं होता था, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश उनकी माताजी उनके लिए खाना 9 बजे तक तैयार नहीं कर पाती थी। अब खाना न मिलने की वजह से लेखक के पिताजी उनके ऊपर गुस्सा भी होते थे। अपने पति का गुस्सा देखकर लेखक की माताजी कांपने लगती थी, डर जाती थी, लेकिन वे पूरी तरीके से अपना गुस्सा भी व्यक्त नहीं कर पाते थे, अपना गुस्सा भी निकाल नहीं पाते थे, क्योंकि इतना समय ही उनके पास नहीं था। भोजन हर व्यक्ति के लिए, हर सजीव के लिए भोजन बड़ा आवश्यक होता है। इतना कष्ट, इतनी मेहनत हम किस लिए करते हैं? ताकि 2 वक्त का खाना हमें मिल सके, लेकिन वही ना मिले तो इंसान बड़ा चिड़चिड़ा, गुस्सैल हो जाता है। इस तरीके से लेखक की माँ से अगर किसी रोज देर हो जाए खाना बनाने में, तो लेखक के पिताजी उनके ऊपर बड़ा गुस्सा करते, लेकिन अपना गुस्सा वो दिखा नहीं पाते थे, क्योंकि उतना वक्त उनके पास नहीं हुआ करता था। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन भी वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। तो उन्होंने 35 साल तक सेवा की या अफसर दफ्तर में काम किया, लेकिन अपनी 35 साल की सेवा में या अपने 35 साल के नौकरी के वर्ष में उन्होंने कभी भी देरी से या कभी भी अपने काम पर जाने के लिए वे लेट नहीं हुए थे। तो वे ऑफिस में कभी लेट नहीं पहुंचे थे। ये समय की पाबंदियों के साथ लगी हुई थी। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आता, वे भोजन नहीं करती। तो लेखक की माताजी लेखक के पिताजी जाने के बाद जल्दी जल्दी पूरियां वगैरह बनाती और डिब्बा पैक कर मोहल्ले से किसी व्यक्ति को या लड़के को भेज देती लेखक के पिताजी के ऑफिस में। वह लड़का या वह आदमी जब तक लेखक के पिताजी को खाना खिलाकर वापस नहीं आता, तब तक लेखक की माँ भी कुछ नहीं खाती थी। अगर कोई आदमी न मिलता ऑफिस में खाना भेजवाने के लिए, तो उस दिन लेखक की माँ का भी दिन भर उपवास रहता, वो भी कुछ नहीं खाती। घर की 3 बुढ़िया, राधा मेरी दादी, महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। तो घर की जो बूढ़ी औरतें थी, लेखक की दाई माँ राधा, लेखक की दादी और दादी की सास जो होगी, वे तीनों लेखक की माँ को ताना मारती कि वो जल्दी उठकर खाना भी नहीं बना सकती है, उसका पति बिना खाए गया। इस बात की कई सारी बातें वो किया करती थी या बोला किया करती थी।
मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा दिन भर उस पर उतारती। अब घर की लक्ष्मी या घर की बहू दिन भर भूखी रहे और घर की बुढ़िया खाए, यह उनसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे भूखी रहती थी। लेकिन अपनी भूख की वजह से वे भी पूरा गुस्सा उसके ऊपर, अपनी बहू के ऊपर निकाला किया करती थी। पिताजी दफ्तर से लौटने का कोई समय नहीं था। पिताजी का दफ्तर से लौटने का कोई समय नहीं था। प्रारंभिक टाइम में लेखक के पिताजी देर रात तक घर पर लौटते, 9 बजे, 8 या 9 बजे का समय हो जाता, तब भी वे वापस नहीं आते थे। लेकिन कुछ साल के बाद वे आने लगे। तो जैसे पहले वे घर देर से आते थे तो खाना खाकर सो जाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे जल्दी घर आते थे। तब वे पहले कुछ देर तक किताबें पढ़ते थे और खाना खाने के बाद फिर भी वापस घूमने के लिए जाया किया करते थे। सुबह गंगा स्नान से आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर में जाने के 8 मील यानी कुल 16 मील, और फिर वापस घर आने के बाद खाना खाने के बाद चलना, इन सारी बातों से उनकी तृप्ति पूरी नहीं होती थी, या उनका जो चलने का जो शौक था वो पूरा नहीं होता था, ऐसा लेखक को लगता था। चलास का मतलब चलना। वो इतनी देर तक घूमते थे, 16 किलोमीटर, 16 मील तो वो पहले ही गंगा घाट से आना जाना या रफ्तार से आना जाना में लगा करते थे। लेकिन घर आने के बाद भी वो फिर से घूमने के लिए या वॉक के लिए जाया किया करते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। तो लेखकों को लगता था कि उन्हें एक तरीके से चलने की बीमारी है। वो सबसे अचरज की बात है कि रात को चाहे कितनी भी देर से सोए उठते वो जल्दी थे, यानी वे चाहे रात के 3 बजे क्यों ना मतलब 2 बजे क्यों ना हो, लेकिन उनकी सुबह की नींद जो थी वो सही वक्त पर खुल जाती थी। उन्हें लगता था कि जो नींद है, नींद लंबाई या ज्यादा देर नहीं मांगती तो गहराई मांगती है, कि आपने कितनी गहराई से नींद ली। उन्हें गहराई वाली नींद या ज्यादा समय वाली नींद से अच्छी लगती थी। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी कई नींद खोवाई, यानी लेखक ने अपने पिताजी के इसी फार्मूले को अपनाने की प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कई दिनों की या कई रात घंटों की नींद गंवा दी थी। कभी कभी लेखक सोचते हैं कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी मृत्यु होने के बाद उन्हें 3-4 दिन तक उठाया नहीं जाए, उन्हें वैसे ही वहां पर रखा दिया जाए ताकि वे अपनी नींद को पूरी कर सके। समय की पाबंदी को जो उत्कृष्टता से उन्हें अपने निभाई थी, उन्हें निभाने के लिए घर के लोगों का भी आवश्यक सहयोग उन्हें मिला था। तो घर के लोगों ने भी उनकी जो समय की पाबंदी है उसे निभाने में बहुत ही सहकारिता या मदद की थी। उन्हें सेंस ऑफ टाइम वक्त का अंदाजा लेने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के समय एक आराम घड़ी खरीदी थी और उसे उन्होंने अपने दालान में या अपने घर के कमरे में रखा हुआ था। पायनियर में जहाँ पर वे काम करते थे वहाँ पर एक तरीके से कंडम माल मतलब जो हिस्सा या जो चीजें होती है खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उन्हें कम कीमत में बेचा जाता है, या उन्हें जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें दिया जाता है, उसे कहा जाता है। तो ऐसे ही उनके वहाँ पर एक घड़ी थी, जो घड़ी लेखक के पिताजी अपने घर पर लेकर आए थी तो वो बहुत ही पुरानी, कहा जाता है कि वो विक्टोरियन युग मतलब 19वीं सेंचुरी से पहले, अंग्रेजों के भारत आने के बाद के समय के वक्त की होगी। उसे थोड़े बहुत साफ कराए गए, बाद में वो चलने लगी। हर 7वें दिन उसे चाबी देना पड़ता था। अलार्म घड़ी जो होती है, अलार्म घड़ी के बारे में आप लोग जानते ही हो, चाहे वो हाथ में पहनने वाली हो या दीवार पर लटकाने वाली घड़ी हो, उसे चाबी देना आवश्यक हुआ करता था। कभी उसे घड़ी साज के पास लाने का मुझे याद नहीं। घड़ी साज का मतलब होता है घड़ी दुरुस्त करने वाला व्यक्ति। तो लेखक को कभी याद नहीं कि उसे दुरुस्त करने के लिए कभी दुकान पर भी ले जाया गया होगा। तो वह घड़ी कमरे की तिरकोनिया में यानी घर के एक कोने में रखी गई थी और वहां पर आने जाने वाले लोग नजर रखते थे। मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत वो चलती रही। उनकी मृत्यु के 30 वर्ष हो गए, अब भी वो चल रही है। तो लेखक के पिताजी की मृत्यु को 30 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी वो घड़ी उनके पास चल रही है, काम कर रही है। वह घड़ी अब मेरी बड़े बहन के लड़के रामचंद्र, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनके पास नाना की भेंट के रूप में वे लेकर गए हैं। यानी आज भी वह घड़ी उन्हें सर्विस दे रही है या काम कर रही है।
जब भी लेखक अपने भांजे के घर पर जाते तो वो घड़ी उन्हें हमेशा नजर आती और वो सारी यादें उन्हें नजर आ जाते। न जाने उनके घर के कितने जन्म मरण, शादी, भोजन उत्सव, ऐसे कई सारी बातों की वो गवाह रह चुकी है, ऐसा उनका मानना है। लेखक की माँ हमेशा अक्सर यह बात कहा करती थी कि इसका नाम तो आराम घड़ी है, लेकिन ना तो ये खुद आराम करती है ना किसी और को आराम करने देती है। अलार्म से आराम कब आ गया, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। कभी कभी कई सारे लोग आराम में से आ निकालकर उसे राम घड़ी भी कहते हैं। कई बार कई सारे अंग्रेजी शब्द जो लोग अनपढ़ लोग जो होते हैं ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, उनका अपभ्रंश कर उसे कई और नाम से वे उनका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे इस पाठ में लेखक ने अपने पिताजी के कई सारे अनचाहे जीवन वृत्तों पर या अंशों पर हमें एक नजर फेराई है।